Hi guys. So this is Dr. C.S. Ashwin Gondi. Guys, you must be seeing my demo for CMA Inter Financial Accounting. Guys, I have got the qualification of PhD in accounts and company secretaryship. Apart from that, guys, I have done MBA finance, MCOM, and obviously BCom. Guys, I have got 5 years of corporate experience. I have served in corporate for a long period of 5 years. So I'm into teaching profession. This is my 6th year. Guys, I'm teaching accounts right from class 11 till CA final and CMA final. So guys, this is my brief introduction. And today I'm starting with a demo class for chapter in which I have taken the chapter Hire Purchase and Installment System. ठीक है guys, आइए शुरू करते हैं. देखिए guys, here I have mentioned that I have purchased a car, and for purchasing that car, guys, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो मैं उसको कैश बेसिस पे परचेज कर लूं, और I'll be purchasing it on credit basis. या तो मैं उसको कैश बेसिस पे परचेज कर लूं या मैं उसको क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर. गाइस, अब अगर मैं कैश बेसिस पे परचेज करता हूं, इसका मतलब क्या है वो समझिए. इसका मतलब है गाइस इमीडिएट पेमेंट. immediate payment entirely. Immediate payment entirely. मतलब 100% पेमेंट मैंने कार की जो है 2 लाख रुपए की कार है. कार कितने की है आपकी? 2 लाख रुपए. जो 2 लाख रुपए की कार है गाइस, मैंने 100% पेमेंट जो है कर दी है. दिस इज कॉल्ड कैश बेसिस. कैश बेसिस में आप क्या करते हो? इमीडिएट पेमेंट करते हो एंटायर. लेकिन गाइस दूसरा ऑप्शन है कि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं पड़े हुए. आई डोंट हैव 2 लाख रुपीज, बट स्टिल आई नीड टू परचेज द कार. तो गाइस इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है, दैट इज क्रेडिट बेसिस. गाइस क्रेडिट बेसिस में क्या होगा कि आपको वही गाड़ी की कॉस्ट आपको 2,40,000 रुपए की पड़ती है. गाइस 40,000 ज्यादा क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट. गाइस अब यहां पे समझने वाली बात है, व्हेन वी चार्ज इंटरेस्ट हम तब चार्ज करते हैं गाइस जब लेट पेमेंट का कॉन्सेप्ट होता है. गाइस मैंने यहां पे क्या बोला आपको? कैश बेसिस में क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट. लेकिन क्रेडिट बेसिस में क्योंकि इमीडिएट पेमेंट नहीं है, हम लेट पेमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट? देयर इज कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट. एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए गाइस, तो यहां पे मेरे को कॉस्ट पड़ती है कितने की? 2,40,000 की. 40,000 का मेरा यहां पर क्या है गाइस? इंटरेस्ट कंपोनेंट. गाइस नेक्स्ट है आपका कि when it comes to credit basis you have got two options. गाइस ये दो ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट बेसिस. पहला ऑप्शन क्या है? इंस्टॉलमेंट बेसिस. वन ऑफ द क्रेडिट बेसिस में आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? इंस्टॉलमेंट बेसिस. और दूसरा क्या है गाइस? आपका हायर परचेज. अब गाइस आम इंसान को ये नहीं पता होता कि व्हाट इज इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड व्हाट इज हायर परचेज. गाइस मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं. रिसेंटली आई हैव परचेज्ड अ कार. गाइस मेरी कार का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन किया हुआ है दैट कार हैज बीन परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस. अब सर ये हायर परचेज क्या होता है? So what is this hire purchase and what is this installment basis? सर इंस्टॉलमेंट तो पता है हमें.
कि सर 20-18 हजार का, सपोज करो मेरा एक फोन है। आजकल आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, 18 हजार का मेरा फोन है गाइस। उन्होंने मेरे को क्या कर दी सर, 6 इंस्टॉलमेंट्स बना दी। क्या बना दी? 6 इंस्टॉलमेंट। अब सर हर महीने मैं कितने की इंस्टॉलमेंट दे पा रहा हूं? 3000। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट बेसिस। एम आई क्लियर? बात समझ आई आप लोग? सर ये जो क्रेडिट बेसिस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया सर? ताकि सेल्स को आप क्या कर सको, एक बूस्ट दे सको, कस्टमर की परचेजिंग पावर को क्या कर सको, इंक्रीज कर सको। सर आज हम लाख लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के फोन खरीद लेते हैं। क्यों खरीद पाते हैं? बिकॉज गाइस क्रेडिट बेसिस की वजह से हमें आज इमीडिएटली लाख 1.5 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? तो गाइस क्रेडिट बेसिस का कॉन्सेप्ट दोनों बायर एज वेल एज सेलर के लिए अच्छा। बायर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, सेलर की सेल्स टर्नओवर को क्या मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। जो एक मिडिल क्लास इंसान है वो लाख रुपए का फोन कैश बेसिस पे कभी नहीं खरीद सकता, बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट बेसिस वो बोलेगा अच्छा यार मुझे महीने की किस्त कितनी देनी है, 4000 या 5000। इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू परचेज एनी प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस। अब क्रेडिट बेसिस में गाइस 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इंस्टॉलमेंट बेसिस और एक हायर परचेज बेसिस। इसको समझते हैं हम, ये क्या होता है। आइए गाइस देखिए, ये कॉमन एरो निकालिए गाइस। जिसका अब तक नोट डाउन नहीं हुआ वो प्लीज यहां पे ही लेक्चर को पॉज करें और गाइस यहां से नोट डाउन करना शुरू करें। आई होप आपका नोट डाउन हो गया सारा। ठीक है, चलिए गाइस यहां पे 2 मिनट को लेक्चर को पॉज करिए और फटाफट उसको नोट डाउन करिए जल्दी। आइए गाइस, आई होप आपका नोट डाउन हो गया होगा। यहां से अब हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं गाइस। ठीक है, नहीं हुआ नोट डाउन, यहीं पे लेक्चर को पॉज करिए, पहले इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 ऑप्शन देखिए, एक है इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड नेक्स्ट है आपका हायर परचेज। गाइस मैं आपको जहां, अभी आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए, मैं जहां आपको बोलूंगा रुकने के लिए, समझने के लिए, वहां पे पहले समझिएगा गाइस। ठीक है, इज दैट क्लियर? जस्ट 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 अ सेकेंड, मैं आई फॉरगॉट टू पुट माय फोन ऑन साइलेंट। चलो इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड हायर परचेज में देखिए गाइस जरा, इन बोथ द केसेस अब इधर देखिए ध्यान से जरा। सर हमें गाड़ी की कॉस्ट कितने की पड़ रही है? 2,40,000। ठीक है गाइस, अब गाइस एक, चाहे आप क्रेडिट बेसिस पे ही, चाहे आप क्रेडिट बेसिस पे ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, बट गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, इन बोथ द केसेस वी मेड डाउन पेमेंट। सर कुछ ना कुछ तो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। बहुत कम केसेस में होता है कि 100% क्रेडिट मिल जाए आपको। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ता है, डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। 10,000, 20,000, 30,000। सपोज करिए हमारे केस में कितना था, वी मेड डाउन पेमेंट ऑफ ₹20,000। कितने की भाई? 20,000। और बैलेंस कितना रह गया गाइस? बैलेंस कितना रह गया? 2,20,000 का। कितने का बैलेंस रह गया? 2,00,000। अब सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से, यानी कि गाइस आपका जो क्रेडिट बेसिस है वो किसके ऊपर लगने वाला है? बैलेंस के ऊपर, जो कि कितने का है? 2,20,000। आपका बैलेंस के ऊपर, क्योंकि गाइस इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट वहां पर होता है जहां लेट पेमेंट हो रही है। क्या 20,000 की जो डाउन पेमेंट है, क्या उसमें कोई लेट का कंपोनेंट है? सर है ही नहीं। वो तो हमने क्या करी, डाउन पेमेंट का मतलब क्या है एक सरल भाषा में, सर दिस इज इमीडिएट पेमेंट यार, दिस इज इमीडिएट पेमेंट। और जहां पे इमीडिएट पेमेंट हो रही है वहां पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होता। इंटरेस्ट कहां पे लगता है? जहां पे हम क्या कर रहे हैं सर, लेट पेमेंट का।
तो सर हम लेट पेमेंट कहां पे कर रहे हैं सर? फॉर बैलेंस अमाउंट, फॉर बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बेसिस हमारा कितना है सर? 2,20,000। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए। बढ़ सकते हैं आगे, शैल आई मूव है? आइए गाइस, नेक्स्ट देखते हैं गाइस। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बना के लाया हूं अपने नोट्स में। आइए यहीं से एरो डालते हुए आगे चलिए। नाउ मेकिंग पेमेंट ऑफ balance amount. Now making payment of balance amount in 4 equal installments. In 4 equal installments. Now making payment of balance amount in 4 equal installments. That is 2,20,000 divided by 4 is equal to rupees 55,000. Am I clear? बात समझ आ गई? सर यहां पे तो इंटरेस्ट का है ही नहीं सर कॉन्सेप्ट। सर यहां पे तो आपने इंटरेस्ट का कंपोनेंट डाला ही नहीं, बिल्कुल नहीं डाला। अभी सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर। सर वो पॉइंट क्या है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड हायर परचेज? सर इसमें तो फर्क बता दो। सर ये तो सेम ही लग रहा है, इनमें क्या फर्क है? आइए वो फर्क को समझ। अब लिखिए नीचे ना, क्वेश्चन अराइज का, एक एक चीज को आराम से खोलकर समझेंगे ना। क्वेश्चन अराइज, now question is, what is the difference between two methods? What is the difference between two methods? अभी अपने दिमाग से प्लीज ही निकाल दीजिएगा सर 55,000 में तो आपने इंटरेस्ट का कंपोनेंट जोड़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ा। मैं आपको सिर्फ अभी क्या समझा रहा हूं? इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड हायर परचेज बेसिस का डिफरेंस। आइएगा, ये आपका थ्योरी में भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। तो देखिएगा, आगे आ जाइए आप। देखिएगा यहां पे आपका आ गया इंस्टॉलमेंट बेसिस और यहां पे आपका आ गया वर्सेस हायर परचेज बेसिस। लिखिएगा गाइस मेरे से। फर्स्ट, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपके लिए आज। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस, in case of installment basis, ownership of goods is transferred, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ownership of goods is transferred at the time of down payment, at the time of down payment। बड़े ध्यान से करिए, इधर देखिए। इंस्टॉलमेंट बेसिस में आपने जैसे ही डाउन पेमेंट कर दी, हम ऊपर कितनी डाउन पेमेंट करे थे? 20,000। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस, ओनरशिप ऑफ गुड्स वो किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है? बायर के नाम। ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट। गाइस ये ट्रांसफर लिख लीजिए बायर, यहां पे बायर लिख लीजिए, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। In case of installment basis, ownership of goods is transferred at the time of down payment. Am I clear?
लेकिन सर हायर परचेज बेसिस में क्या होता है? अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर जो आपने अभी गाड़ी परचेज करी है, उस गाड़ी की सर आपने डाउन पेमेंट करी? सर बिल्कुल करी। दैट कार कॉस्टेड मी अराउंड 14.5 लाख। 7 लाख गाइस का मैंने इसमें लोन लिया एंड 7.5 लाख की मैंने डाउन पेमेंट करी। तो सर इसका मतलब आप कहना चाहते हो जैसे ही आपने 7.5 लाख की डाउन पेमेंट करी होगी, सर 7.5 लाख की डाउन पेमेंट करने के बाद गाड़ी की जो ओनरशिप है आज वो आपके नाम पे है? नहीं, गाड़ी की ओनरशिप आज मेरे नाम पर नहीं है। सर क्यों, कैसी बात कर रहे हो सर? अभी तो आपने बताया इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट। सर बिल्कुल ट्रांसफर होती है, लेकिन किस में ट्रांसफर होती है? इंस्टॉलमेंट बेसिस में ट्रांसफर होती है, हायर परचेज में ट्रांसफर नहीं होती। और अगर आपने मेरे को सुना होगा, जो अभी मैंने जो कार खरीदी है उसमें जो मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आरसी, उसमें लिखा हुआ है कार इज परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। किस बेसिस पे गाड़ी खरीदी गई है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे नहीं खरीदी गई। किस बेसिस पे खरीदी गई है? हायर परचेज बेसिस। जरा यहां पे अब लिखिएगा मेरे साथ, हेयर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर मेकिंग पेमेंट। Here ownership is transferred after making payment of last installment. Guys, तो मेरी बात सुनिए, आफ्टर मेकिंग पेमेंट करने के बाद, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद। गाइज मैंने गाड़ी कौन से बेसिस पे खरीदी जाती है? अगर तो क्रेडिट बेसिस पे खरीदी है तो क्रेडिट बेसिस में भी कभी भी गाड़ी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे नहीं होती। किस बेसिस पे होती है? हायर परचेज बेसिस। सर वो क्यों? हायर परचेज बेसिस पे क्यों होती है गाड़ी हमेशा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। गाइस आज मैंने बैंक से लोन लिया 7 लाख रुपए का, लिया मैंने लोन। अब गाइस अगर मैं क्या करूं, गाड़ी खरीद ली मैंने, कल को अगर गाड़ी की ओनरशिप मेरे नाम पे, अगर गाड़ी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदी होती तो गाड़ी की ओनरशिप किसके नाम पे? मेरे नाम। सर मैं क्या यहां पे फ्रॉड कमिट करता? मैं गाड़ी फर्दर किसी को क्या कर देता? सेल कर देता। और गाइस बैंक का इसमें क्या हो जाता? लॉस हो जाता। क्योंकि गाइस फिर इन दैट केस जो गाड़ी की ओनरशिप वो मेरे नाम पे है, सर मैं जो मर्जी करूं। लेकिन जो कार्स का बिजनेस है, कार कभी भी गाइस बायर को, अगर तो क्रेडिट बेसिस पे खरीदी है, कभी भी बायर के नाम पे नहीं होती। बायर के नाम पे वो कब होगी? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट बैंक को पे ऑफ कर दे। हियर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर मेकिंग ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। बात समझ आई मेरी? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। अभी मैं आपको यहां पे एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीद सकते हो, कौन से प्रोडक्ट्स हायर परचेज बेसिस पे खरीद सकते हो। मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि एक प्रोडक्ट जो आपका कार है वो कभी भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे नहीं खरीदा जा सकता। किस बेसिस पे खरीदा जा सकता है? हायर परचेज। सर क्यों? क्योंकि सर अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदा तो ओनरशिप किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी? बायर के नाम पे। और फिर बायर क्या कमिट करना शुरू कर देंगे? फ्रॉड। वो इंस्टॉलमेंट दिए बिना ही क्या कर देंगे सर? गाड़ी को आगे बेच देंगे और सारा का सारा पैसा लेकर क्या हो जाएंगे सर? रफू चक्कर हो जाए। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन नॉट बी रीपोजेस। रीपोजेस का मतलब क्या हुआ सर? अगर तो सामने वाले ने, सुनिए सुनिए, अगर तो बायर ने डिफॉल्ट कर दिया और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदा गया, क्रेडिट बेसिस में इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो सर आप जो है गुड्स वापस, सेलर जो है उन गुड्स को वापस से रीपोजेस नहीं कर सकता। सर क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिए, अभी आपके सामने पूरी पिक्चर खुलेगी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन नॉट बी रीपोजेस बिकॉज ओनरशिप
हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। इधर देखिए, लिखिए मत ध्यान से। इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन नॉट बी रीपोसेस्ड बाय whom? बाय, मैं इसको रब भी करता हूं। गुड्स कैन नॉट बी रीपोसेस्ड बाय whom? बाय सेलर। सेलर जो है गुड्स को वापस नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सर गुड्स की ओनरशिप ऑलरेडी किसके पास जा चुकी है? बायर के पास। इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन नॉट बी रीपोसेस्ड बाय सेलर बिकॉज ownership has already been transferred to buyer. In case of default, goods cannot be repossessed by seller because ownership has already been transferred to buyer. लेकिन here goods can be repossessed by seller and लिखिएगा मत, इधर देखिए, इधर फोकस करिए, and installment paid will be, लिखिएगा मत, will be forfeited का मतलब क्या होता है? सीज। सर यहां पर क्या है? गुड्स को वापस क्या कर सकता है सेलर? रीपोसेस कर सकता है, क्योंकि सर गुड्स की ओनरशिप अभी भी किसके पास है? सेलर के पास। और जितनी भी इंस्टॉलमेंट बायर ने दी हैं उन इंस्टॉलमेंट्स को अब सेलर वापस नहीं करेगा, उनको भी क्या कर लेगा? सीज कर लेगा। क्या कर लेगा? फीट कर लेगा। Am I clear? गाइस याद करो 12th की बातें, शेयर फॉर फीचर। याद है ना शेयर फॉर फीचर? कंपनी शेयर्स भी ले लेती थी और पैसा भी फॉरफीट कर लेती थी, याद है? Here goods can be repossessed by seller and installments paid will be forfeited. Am I clear? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को बता दो। सर एग्जांपल्स दे दो सर, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दो जिससे सर चीज कुछ क्लियर हो जाए। और गाइस आपने देखा होगा कि किसी ने हाउस लोन लिया, किसी ने होम लोन लिया, हाउस लोन लिया। सर वो इंस्टॉलमेंट बैंक को जो है वो टाइमली पे नहीं कर पाया और बैंक ने क्या कर लिया? घर को सीज कर लिया। क्या कर लिया? घर को सीज कर लिया। आपने ये एग्जांपल देखा। सर कैसे सीज कर लिया बैंक ने? क्योंकि सर घर, पहली बात तो किस बेसिस पे? क्योंकि लोन लिया तो किस बेसिस पे परचेज किया है? क्रेडिट बेसिस। किस बेसिस पे परचेज किया है? क्रेडिट बेसिस। अब क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया तो क्रेडिट बेसिस में भी कौन सी बेस? सर हायर परचेज बेसिस। और क्योंकि बायर जो है वो टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो बैंक ने घर को क्या कर लिया? सीज। क्यों सीज कर लिया? क्योंकि घर की ओनरशिप किसके पास है? बैंक के पास है। बात समझ आई? अगर घर की ओनरशिप बायर के पास होती तो बैंक कभी भी उसको सीज नहीं कर सकता। बैंक क्यों सीज कर पाया? बिकॉज प्रोडक्ट की ओनरशिप किसके पास है सर? बैंक के पास। बैंक जो मर्जी करे। इज दैट क्लियर? समझ आया कॉन्सेप्ट? सर बैंक कई बार लोगों की गाड़ियां उठा के लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि सर आपने टाइमली जो है उनको लोन नहीं दिया हुआ। क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? बैंक के पास। क्योंकि कार्स का बिजनेस, हाउसिंग बिजनेस, हाउसिंग लोन, कार लोन किस बेसिस पे दिया जाता है? हायर परचेज बेसिस पे। तो गाइज आप यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखिए, प्लीज नोट डाउन सर्टेन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखिए गाइज यहां पे, कार, ट्रक, हाउस, ये सारे के सारे गाइज आपके जो हैं किस बेसिस पे किए जाते हैं गाइज? हायर परचेज बेसिस पे। एम आई क्लियर? समझ आ गया गाइज? ठीक है। जबकि यहां पे एग्जांपल देखिए एक बारी,
मतलब मोस्टली आप देखिए ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गए या घर हो गया। आप एम आई क्लियर, बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए थर्ड, सर हाउस होल्ड लिखिएगा मत, लिखिएगा मत, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, सर एसी, सर फ्रिज, सर मोबाइल, इन सबको किस बेसिस पे परचेज किया जाता है? इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो सर आप अगर क्रेडिट बेसिस पे फोन खरीदते हो ना, फोन की ओनरशिप किसके पास आ जाती है? आपके पास ही आ जाती है। इसलिए अगर मेरी बात सुनिए, आप ये एसी फ्रिज मोबाइल अगर आगे बेच भी दोगे ना, तो कोई भी आपको पकड़ने नहीं आएगा। लेकिन गाइस अगर मैंने कार, ट्रक या हाउस कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, तो गाइस कभी भी बैंक मेरे को अलाउ नहीं करेगा, मेरे को पहले बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ तो फिर गाइस यहाँ पे एक फिजिकल क्लास में एक क्वेश्चन आया कि सर अगर तो पूरा पैसा दे दिया होगा तो क्या फिर सर बेच सकते हैं? अरे जब पूरा पैसा दे दोगे तो ओनरशिप किसके नाम पे ट्रांसफर हो गई? बायर के नाम। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई सर, जलाओ बेचो तोड़ो जो मर्जी करो। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस आई होप जो बच्चे मेरा डेमो देख रहे हैं गाइस, उनको मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। जहां पे भी आपको डाउट आता है गाइस, आप वीडियो को रिवाइंड करिए, पॉज करिए, फिर से समझने की कोशिश करिए, उसके बाद भी समझ नहीं आता गाइस, दिस इज माय पर्सनल नंबर 6005067326। आप इस पे कॉल करिए गाइस। आप मुझे बताइए कि आपको, मुझे सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, 5 to 9 मेरा डाउट सेशन है, उसके दौरान आप कॉल करिए। आपको मैं व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगा, कॉल करोगे, कॉल पे पूछोगे, मैं कॉल पे भी आपको रिप्लाई करूंगा, वीडियो कॉल करना चाहते हो मैं वहां पे भी आपको हेल्प करूंगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंस यहाँ पे ना आपका खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक यहाँ पे लिखो। आइए, आई होप आप सबका ये नोट डाउन हो गया है। नोट डाउन नहीं हुआ तो पीछे रिवाइंड करिए, वीडियो को पॉज करिए जहां से आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे, कंडीशंस टू सैटिस्फाई, कंडीशंस टू सैटिस्फाई फॉर सेलिंग गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, फॉर सेलिंग गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, फॉर सेलिंग गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। दैट क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे। कंडीशंस टू सैटिस्फाई फॉर सेलिंग गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। नेक्स्ट पहला। अच्छा भाई, अपने दिमाग में ना एग्जांपल रखिएगा। सर मैंने हायर परचेज बेसिस के लिए आपको एग्जांपल्स, देखो गाइस देयर कुड बी मल्टीपल एग्जांपल्स, बट बहुत ज्यादा बात जाओगे सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने 3 एग्जांपल दिए उनको दिमाग में रखो, सर कार, ट्रक, हाउस। ठीक है, अगर तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं और आपके दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट चल रहा है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर नीचे वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं गाइस, तो आपके दिमाग में जो प्रोडक्ट चल रहा है वो भी आप हायर परचेज बेसिस पे क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। लेकिन अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती गाइस, तो इन दैट केस आप उसको हायर परचेज बेसिस पे सेल नहीं कर सकते। तो देखिएगा तो आपको घर तो आपने बनाया, लेकिन घर बनाने के लिए पैसा कहां से आया? बैंक से आया ना। अरे दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर हमने बैंक का सारा पैसा वापस कर दिया, लोन की सारी इंस्टॉलमेंट्स हमने वापस कर दी, तो इन दैट केस आपको जो है ओनरशिप किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी? आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, जब ओनरशिप, मैंने बोला ना, वंस द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, उसके बाद आप जो मर्जी कर। ठीक है गाइस, आइए गाइस देखिए, इफ
goods cannot be destroyed, if goods cannot be destroyed very easily, if goods cannot be destroyed very easily, if goods cannot be destroyed very easily। गाइस मेरी बात सुनिए, अभी मैंने आपको एक डिफरेंस दिखवाया था और मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि गाइस आप उसमें एक सेकंड माइक की मैं जरा चेक कर लूं। हाँ ठीक, इफ गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली, अभी हायर परचेज में मैंने आपको बताया था अगर तो डिफॉल्ट होगा, अगर तो डिफॉल्ट होगा तो गाइस सेलर क्या कर सकता है, अपने गुड्स को वापस क्या कर सकता है, रीपोजेस कर सकता है। क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। अब आप अपने दिमाग से सोचिएगा, अगर तो ऐसे गुड्स हैं जो कि इजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो गाइस जब डिफॉल्ट के टाइम पे वो फिर क्या रीपोजेस करेगा, वो डिफॉल्ट के टाइम पे कुछ भी रीपोजेस नहीं कर पाएगा। तो गाइस हायर परचेज बेसिस में सबसे पहले गुड्स ऐसे होने चाहिए जो कि इजिली डिस्ट्रॉयबल नहीं है, क्योंकि जो गुड्स इजिली डिस्ट्रॉयबल नहीं है उन्हीं गुड्स को आप डिफॉल्ट के टाइम पे क्या कर सकते हो सर, वापस से रीपोजेस कर सकते। बात समझ आई तो लिखिएगा जरा ब्रैकेट में, इफ गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजिली देन, या ब्रैकेट में लिखिए देन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, then in case of default, then in case of default, goods can be repossessed, goods can be repossessed by seller। समझ गए मेरी बात भाई, अगर तो गुड्स इजिली डिस्ट्रॉयबल हैं तो फिर से डिफॉल्ट के टाइम पे सेलर जो है उनको रीपोजेस नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? तो गाइस अब देखो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो फर्नीचर है इजिली डिस्ट्रॉयबल है, तो सेलर कभी भी उसको हायर परचेज बेसिस पे नहीं बेचेगा। किस बेसिस पे बेचेगा सर, इंस्टॉलमेंट। सर अब एक बात दिमाग में बड़ी खटक रही है सर, सर आपने बोला इंस्टॉलमेंट बेसिस में ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो डिफॉल्ट के टाइम पे वो गुड्स को भी रीपोजेस नहीं कर सकते, तो सर सेलर बेचारा तो क्या करेगा, सेलर बेचारा यहां पर क्या करेगा सर, सर सेलर के पास एक ऑप्शन, वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है सर, बायर को कोर्ट में ले जाके स्यू कर सकता है, बायर को कोर्ट में ले जाके क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। दैट, इसके अलावा वो बायर को कोर्ट में ले जाके कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ उसको कोर्ट में ले जाके स्यू कर सकता है, बिकॉज गुड्स तो वो रीपोजेस नहीं कर सकता, बिकॉज इंस्टॉलमेंट बेसिस में गुड्स की ओनरशिप किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, बायर के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर डाउन पेमेंट। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है आगे बढ़िए। इफ गुड्स कैन बी इंश्योर्ड, if goods can be insured, if goods can be insured, अगर सर गुड्स ऐसा है जो कि इंश्योरेबल करवाए जा सकते हैं, जिनको आप क्या करवा सकते हो, इंश्योरेबल, सर कार, ट्रक, हाउस, आप इन सबको क्या करवा सकते हो, इंश्योर्ड करवा सकते। इफ गुड्स कैन बी इंश्योर्ड देन आप उनको किस बेसिस पे सेल कर सकते हो सर, हायर परचेज बेसिस पे सेल कर सकते हो। सर क्यों, इसके पीछे का लॉजिक बताओ, तो लिखो लॉजिक, बिकॉज इन केस ऑफ डिफॉल्ट value of goods can be recovered from insurance company, can be recovered from insurance because in case of default value of goods can be recovered from insurance company। सर ध्यान से, अगर गुड्स इंश्योरेबल होंगे फिर चाहे गुड्स डिस्ट्रॉय भी हो गए हो
फिर गुड्स चाहे भी क्या, भाई ऊपर क्या लिखा है, इफ गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली, भाई इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, मुश्किल से तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी चीज डिस्ट्रॉयबल है यार। तो गाइस क्या कार ट्रक हाउस डिस्ट्रॉयबल नहीं है? सर बिल्कुल है। लेकिन अगर वो गुड्स इंश्योरेबल होंगे तो चाहे डिफॉल्ट के टाइम पे वो गुड्स डिस्ट्रॉयड भी हो गए होंगे तो भी गाइस सेलर को क्या मिल जाएगी, उनकी इंश्योरेबल वैल्यू, वो क्या कर लेगा, इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर ले, बिकॉज इन केस ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मेरी बात समझ आ रही? तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, गुड्स इजिली डिस्ट्रॉयबल नहीं होने चाहिए, और दूसरा सर गुड्स जो है वो आपके क्या होने चाहिए सर, इंश्योरेबल होने चाहिए, गुड्स गुड्स कैन बी। एम आई क्लियर गाइस? एक और कंडीशन, एक और कंडीशन है, कंडीशंस टू सैटिस्फाई फॉर सेलिंग। देखिए गाइस, इफ गुड्स हैव रीसेल वैल्यू, इफ गुड्स हैव रीसेल वैल्यू, मेरी बात समझ आ गई? इफ गुड्स हैव रीसेल वैल्यू, सर ऊपर वाले एग्जांपल्स देखना जरा, सर कार ट्रक हाउस क्या तीनों की रीसेल वैल्यू है? सर बिल्कुल। सर हाउस के केस में तो उसकी रीसेल वैल्यू और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्री कर रहे हो? इफ गुड्स हैव रीसेल वैल्यू, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सेलर हमेशा गुड्स कौन से बेसिस पे बेचेगा, हायर परचेज पे बेचेगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे नहीं। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए हुए हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हिसाब से मैंने आपके लिए क्या करे हैं, क्वेश्चंस तैयार करें। इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए चलिए आइए नेक्स्ट देखिए गाइस, लिखिए एक टॉपिक मेरे साथ, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ हायर परचेज, इन केस ऑफ हायर परचेज, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ हायर परचेज। गाइस अब देखिए मेरी बात सुनिएगा जरा, मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे गाइस, जस्ट गिव मी 2 minutes, जस्ट गिव मी 2 minutes। चलिए गाइस, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ हायर परचेज। सर इंस्टॉलमेंट आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है, सर कैश प्राइस क्या हो गया? अरे यार अभी मैंने बताया था ना कि कैश प्राइस आपकी कार जो है कैश बेसिस पे कितने की होगी सर, 2 लाख रुपए, दैट इज दैट कैश। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, आइए गाइस केस वन लिखिए, केस वन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, केस वन करवाऊंगा और उसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको पीडीएफ मिली है साथ में गाइस, ठीक है? आइए, हमने डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक जो है वो शेयर कर दिया है आपका, इसके लिए अपना पीडीएफ नोट्स के लिए, तो आप जो है वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए गाइस, या मैं क्या करता हूं, आपको अगर पीडीएफ नहीं भी चाहिए मैं आपको एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये नोट डाउन करवा देता हूं, ठीक है? आइए, व्हेन कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आरओआई, आप लोग लिख लीजिए पूरा, एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट,
एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट आर गिवन। गाइस आपको पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैं आपको खुद ही क्वेश्चन लिखवा देता हूं यहाँ पे। एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट आर गिवन। देखिए लिखिए मेरे साथ एक एग्जांपल। व्हेन कैश प्राइस, आरओआई एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट आर गिवन। सर समझ नहीं आया, आइए गाइस एग्जांपल में समझाता हूं। कह रहा है कैश प्राइस ऑफ ए कार, मतलब अगर तो कैश बेसिस पे परचेज करते हो तो आपको कार पड़ती है 2,40,000 की। कितने की पड़ती है? 2,40,000। डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी कार के लिए आपको 40,000 की। अब इधर देखिए, स्क्रीन पे देखिए, एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट। तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट? लिखिएगा नहीं जरा। अब जो मैं नीचे लिखने वाला हूं दैट इज इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट। देखिए जरा, कह रहा है बैलेंस, बैलेंस कितने का रह गया भाई? 2,40,000 की कार थी, डाउन पेमेंट कर दी 40,000 की, कितने का बैलेंस रह गया? 2 लाख। बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स together with interest at the rate 10% per annum. At the rate 10% per annum. Balance to be paid in 4 equal annual installments together with interest at the rate 10%. क्या इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट दी हुई है? दिस इज योर इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट कि भाई बैलेंस से रिलेटेड। एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट मतलब किससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस? सर पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस कि पहले आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी 40,000 और फिर बैलेंस आपको कैसे देना पड़ेगा? 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? कह रहा कैलकुलेट करके दीजिए, कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट। सर इस बारी इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट भी जोड़ना है। इस बारी आपको इंस्टॉलमेंट में क्या जोड़ना है? इंटरेस्ट भी जोड़ना। तो आइए सोल्यूशन यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखिए कैश प्राइस, आगे लिखिए इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, नेक्स्ट लिखिएगा इस इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट लिखिए क्या? इंस्टॉलमेंट। सर कैश प्राइस कितने का था? 2,40,000 का। क्या हमने डाउन पेमेंट करी? गाइस जरा देख लीजिए, देख लीजिए, लिखिए मत। 40,000 की डाउन पेमेंट करी, यहां पर आ गया 2 लाख। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो? ये सब हुआ आपका। यहां पे ना एक और कॉलम बना लीजिए चाहे ईयर का, अगर नहीं बनाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग, स्टार्ट पे क्या हुआ? आपने 2 लाख दिया। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या सर मैंने अभी आपको बताया था इंटरेस्ट का कंपोनेंट कहां पर होता है? जहां पर क्या होती है? लेट पेमेंट। क्या 40,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि 40,000 आपने इमीडिएटली पे किया सर। तो सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की बनी? 40,000, जो कि एक्चुअल में क्या थी आपकी? डाउन पेमेंट। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? अब सर यहां पे क्या आ गया? फर्स्ट ईयर का एंड। एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे हो? फर्स्ट ईयर के एंड पे इधर देखिए जरा, ऊपर देखिए सारे बच्चे, मत लिखिए मत लिखिए, सुनिए मेरी बात। कह रहा बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि गाइस 2 लाख है, डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया भाई? फर्स्ट ईयर के एंड पे आप कितना पे करोगे? 50। एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हो? और सर इंटरेस्ट के लिए ना
एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, एक लाइन बताऊंगा, बस वो याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इधर देखो ऊपर स्क्रीन पे सारे बच्चे, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सर जितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग रह गया ना, उतने के ऊपर क्या कैलकुलेट हो जाएगा गाइस? आपका क्या कैलकुलेट होगा? आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हमने कितना पे किया? 40,000। अब फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हमारे को कितना पे कर, हमारा कितना रह गया बैलेंस? 2 लाख। क्या पूरे साल में, ऊपर स्क्रीन पे सारे बच्चे, क्या पूरे साल में हमने कोई भी पेमेंट करी? सर नहीं करी। सर करी है पेमेंट सर 50,000 की। अरे भाई वो साल की कब करी है? एंड में आके। यानी कि पूरे साल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने का रहा? 2 लाख। पूरे साल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने का रहा सर? 2 लाख। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सर 50,000 की पेमेंट जो आप कर रहे हो वो ईयर के एंड पे जाके कर रहे हो, यानी कि पूरे साल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने का रहा सर? 2 लाख। तो सर यहां पे आपका क्या आ गया सर? 2 लाख इंटू 10% के हिसाब से कितना हो गया सर? 20,000। अब सर 50,000 आपका लिखिएगा मत, 50,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट, 20,000 आपका इंटरेस्ट अमाउंट। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की बनी? 70,000 की, फर्स्ट ईयर के एंड पे। इज दैट क्लियर? अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना। अब सर सेकेंड ईयर का एंड, कितनी पेमेंट कर दी सर? 50। वो तो 50,000 की करनी। अब बड़े ध्यान से सर इंटरेस्ट किसके ऊपर निकाले? ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सर हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था सर? 2 लाख। और फर्स्ट ईयर के एंड पे हमने 50,000 की क्या कर दी सर? पेमेंट कर दी। यानी कि सर अब कितना रह गया? यानी कि सेकेंड ईयर में पूरे साल में हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने का रहा सर? 1.5 लाख। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सर आप ये पेमेंट्स कब कर रहे हो? एंड में जाके कर रहे हो ना। तो बैलेंस कितना रहा सर? 2 लाख। अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप ये कर लो यार, ऐसे कर लो, आपको और क्लैरिटी आएगी। सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में अब कितना अमाउंट हमारे पास रह गया सर? 1.5 लाख। ऐसे कर लो और इजी हो जाएगा भाई। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? तो सर सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में 1.5 लाख था, एंड में आके आपने पेमेंट करी है 50,000। पूरे साल आउटस्टैंडिंग कितना रहा सर? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इंटू 10% कितना हो गया सर? 15,000। तो सर इधर आ गया 50,000, इधर आ गया 15, कितना हो गया सर? 65,000। लिखिएगा मत अभी, अभी लिखिएगा मत। अब सर आपका यहां पर थर्ड ईयर की कितना रह गया? 1 लाख। यानी कि पूरे साल आपने कितना यूज किया सर? 1 लाख। पूरे साल कितना अमाउंट आपने यूज किया? 1 लाख। तो सर आपने थर्ड ईयर के एंड में जाके, थर्ड ईयर के एंड में जाके पेमेंट कितने की करी? 50,000। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? तो सर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने का रहा सर? 1 लाख। इंटू 10% कितना हो गया सर? 10,000। इज दैट क्लियर? तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया सर? 60। फिर सर आपका फोर्थ ईयर में आपका स्टार्टिंग में कितना रह गया सर? 50,000। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर आपने एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में आपने कितने की पेमेंट करी सर? 50। इज दैट क्लियर? इसको करिए नोट डाउन। तो सर आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने का था सर पूरे साल? 50,000 का। इंटू 10% कितना हो गया सर? 5,000। इधर कितना आ गया? 55। समझ आ गया? और आपका लास्ट में अमाउंट कितना रह गया सर? कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ? यानी कि सर आपने पूरे साल में इंटरेस्ट कितने का दिया? 20,000, 15,000, 5 हो गया 20, हो गया 50,000 का आपने इंटरेस्ट दिया। और सर जो चीज आपकी 2,40,000 की थी उसके लिए आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कितने का पैसा दिया? मतलब सॉरी, हायर परचेज बेसिस पे। सर 40 और 70, एक 10, एक 10 और 60 ले लीजिए, एक 70, एक 70 और 60, दो 30, दो 30 और 50, दो 80। सर 2,90,000। 50,000 ये एक्स्ट्रा दिया ना। इधर देखिएगा इस कितने की पेमेंट्स करी आपने? 40 की पहले साल, 40 की पेमेंट करी, फिर 50 की, फिर 50 की, फिर 50 की,
एंड फिर लास्ट में 4 बारी 50 आया, हो गया 2 लाख, और 1 बारी 40 आया, हो गया 2,40,000। 2,40,000 50,000 कितना हो गया? 2,90,000। सिर्फ एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। पूरे साल जितना आउटस्टैंडिंग रहा है, सिर्फ अगर एक ये रामबान इलाज मेरा याद रख लिया तो सर फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। गाइस ये एक 50 मिनट का लेक्चर है। आई होप आप इस लेक्चर को पूरा आराम से अटेंटिवली सुनोगे एंड देन यू विल बी टेकिंग ए फेयर डिसीजन। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चलिए नोट डाउन, ओह सॉरी, पहले नोट डाउन कर लीजिए गाइस। ठीक है, आप लेक्चर को यहीं पे पॉज कर लीजिए, ठीक है, और इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आई एम क्लोजिंग द सेशन।